देश है इटली, जहां विकास हुआ किसका? फासीवाद का, और मुसोलिनी आया। दूसरा देश है जर्मनी, और इटली जर्मनी में ज्यादा सताया हुआ राष्ट्र कौन सा है? जर्मनी है। सारे प्रतिबंध उसी बेचारे पर लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां नई तरह की सत्ता आएगी। तो जर्मनी में जो एक नया विचार इस समय आया उसे कहते हैं नाजीवाद। तो पहले हम लोग देखेंगे कि नाजीवाद क्या है। क्या वो एकदम फासीवाद है या फासीवाद से थोड़ा सा अलग है? फिर हिटलर कैसे सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद कैसे हिटलर ने लोकप्रियता प्राप्त की, लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद कैसे हिटलर ने आक्रामक विदेश नीति का संचालन किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहले हम लोग देखते हैं नाजीवाद का विचार क्या है। देखिए, नाजीवाद एक ऐसा विचार है जिसमें फासीवाद के सभी लक्षण हैं। नाजी एक पार्टी का नाम था और उसी पार्टी ने जिस विचारधारा को लागू किया उसे क्या कह देते हैं? नाजीवाद। यानी हिटलर के द्वारा लागू की गई नीति को ही नाजीवाद कहा गया। अब इस नाजीवाद के लक्षण क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों कहते हैं कि हिटलर बहुत खतरनाक व्यक्ति था? जब आप हिटलर की नीति देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में बहुत खतरनाक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इससे अपने अलावा और कोई नहीं दिखता था। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आत्ममुग्ध व्यक्ति। अगर आत्ममुग्ध व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी तो तानाशाह उसमें सबसे ऊपर रहते हैं। तानाशाह वही व्यक्ति होता ही है जिसे लगता है कि संसार में उससे योग्य और कोई नहीं है, तभी वो सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहता है। अब देखिए नाजीवाद क्या है। तो नाजीवाद में फासीवाद के सारे लक्षण तो हैं ही, साथ ही यह तो और लक्षण को इसमें जोड़ देता है, लैंगिक भेदभाव और नस्लीय घृणा। यानी यह नीम और करेले का कॉकटेल हो गया, दोनों इसमें शामिल है। एक तो फासीवाद अपने आप में ही खराब विचार है। क्यों खराब विचार है? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। क्या इसमें लोकतंत्र है? इसमें लोकतंत्र भी नहीं है, व्यक्ति के अधिकार भी नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता भी नहीं है। मीडिया तो खैर कभी स्वतंत्र रहना भी नहीं चाहती। तो कोई और अगर कह दे कि स्वतंत्र नहीं होना है तो वो तो पहले से तैयार है कि हम तो मालिक कह ही रहे थे, कुछ दे देते अगर तो ठीक होता। तो मीडिया की स्वतंत्रता तो गई ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव या अतीत का गुणगान इत्यादि इत्यादि, ये सब लक्षण इसमें है जो हमने फासीवाद की विशेषताओं में पढ़े हैं। अब देखिए इसने क्या कहा कि केवल उतने से ही काम नहीं चलेगा, इसकी अपनी एक विश्व दृष्टि है। जैसे हर व्यक्ति का एक व्यू पॉइंट होता है, वह सोचता है कि उसके हिसाब से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, और हर व्यक्ति की ये राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों की राय एकदम उल जुलूल होती है, यानी वो जैसा सोचते हैं समाज होना चाहिए, समाज को कम से कम वैसा तो नहीं ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग अगर रूढ़िवादी हैं, सामंतवादी हैं, सांप्रदायिक हैं तो गलत तरीके से सोचेंगे। हिटलर जिस विश्वास पर भरोसा करता है, जिस विचार को मानता है, उससे यह लगता है कि केवल श्रेष्ठ लोगों को ही जीने का हक है। जो श्रेष्ठ नहीं है उसे किसी भी तरह से बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्यों? उसे लगता है कि अगर जर्मनी में निकृष्ट किस्म के लोग रहेंगे तो जर्मनी महान कैसे बनेगा? महान तो तब बनेगा जब वहां केवल अच्छे लोग रहेंगे। तो इसने कहा कि एक समाज में महिला और पुरुष बराबर नहीं होते हैं। जितने भी, इसने दो तरह की दुनिया बना दी, एक आंतरिक दुनिया, एक बाह्य दुनिया। कहा कि बाह्य संसार के सारे अधिकार किनके पास होंगे? पुरुषों के पास, यानी नौकरी करना, सामाजिक कार्य, युद्ध लड़ना इत्यादि इत्यादि।
और इसने कहा कि महिलाओं के केवल 3 दायित्व होते हैं और इससे अधिक महिलाओं को और कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ये 3 काम इसने क्या बताया? एक को कहा किंडर, एक को कहा कूचे और एक को कहा किरचे। ये सब जर्मन भाषा के शब्द हैं। जैसे आपने किंडरगार्टन सुना ही होगा, केजी स्कूल है। किंडर का मतलब होता है बच्चा, यानी कहा गया महिलाओं का एक दायित्व है प्रजनन और बच्चों का लालन पालन। दूसरा कहा गया कूचे। कूचे का मतलब क्या होता है? किचन। कहा दूसरा उनका काम है कि रसोई में भोजन बनाएं। तीसरा किरचे। किरचे का मतलब है चर्च, यानी धार्मिक कार्य। यानी इसका कहना है कि एक महिलाओं के केवल 3 ही उत्तरदायित्व हैं, इसके अलावा उन्हें कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ना तो वो नौकरी कर सकती हैं, ना ही चुनाव लड़ सकती हैं, किसी तरह की सार्वजनिक भागीदारी नहीं होगी। वैसे आप पाएंगे इस मामले में अधिकांश भारतीय पुरुष हिटलर को आदर्श मानते होंगे। उन्हें भी क्या लगता है कि महिलाओं की वास्तविक भूमिका इन्हीं चीजों में होनी चाहिए। रूढ़िवादी वर्ग तो मानता ही है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। है तो इस तरह से इसने महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया। अब देखिए इसने नस्लीय रूप से कैसे घृणा फैलाई। इसने क्या कहा कि पूरे विश्व में 2 तरह के नस्ल हैं, एक है उत्कृष्ट नस्ल और एक है निकृष्ट नस्ल। उत्कृष्ट नस्ल में इसने कहा कि जो आर्य लोग हैं वो आर्य क्या है? उत्कृष्ट हैं। और निकृष्ट कौन है? तो यहूदी, अश्वेत, स्लाव, जितने भी गैर आर्य जितने भी हैं वो सब क्या हैं? वो सब निकृष्ट हैं, इत्यादि इत्यादि। पोलिश लोग जो पोलैंड में रह रहे हैं, इसमें भी इसने कहा कि उत्कृष्ट में भी सर्वोत्कृष्ट कौन है? यानी सबसे अच्छा कौन है आर्यों में? तो जर्मन आर्य। और इस निकृष्ट में निकृष्टतम कौन है? यहूदी। अब ऐसा है क्या? अब देख, आर्य का एक मतलब यह है कि माना जाता है कि संसार में जिन्होंने सबसे पहली सभ्यता बनाई वो कौन है? आर्य है। जैसे ऋग्वैदिक लोग भी माने जाते हैं आर्य। उसी समय जर्मन की सभ्यता जिन लोगों ने बनाई वो है आर्य। उसी समय ईरान में जिन लोगों ने सभ्यता बनाई वो है आर्य। तो आर्य का मतलब है आरंभिक मनुष्य या सबसे पहली बार सभ्यता स्थापित करने वाले समूह, उन्हें कहा गया आर्य। तो अब हिटलर क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में 2 तरह की नस्ल है, एक अच्छी नस्ल है, दूसरी बुरी नस्ल है। अच्छी नस्ल है आर्य, बुरी नस्ल है गैर आर्य। आर्यों में भी जो सबसे अच्छा है वो है जर्मन। और इस तरह से उसने भेदभाव किया। अब सवाल है कि वो भेदभाव कर क्यों रहा था, इस सिद्धांत से उसे क्या हासिल हो रहा था। दूसरा, वह यहूदियों से इतनी घृणा क्यों करता था, क्यों इसने ऐसा किया होगा। पर आपको पहले यह बताना पड़े कि उसने नस्ल के आधार पर क्यों बांटा विश्व को। तो क्या क्या कारण आप सोच पाते हैं कि ऐसा नस्लीय विभाजन उसने क्यों किया होगा। एक तो यह है कि फूट डालने में सहजता होगी कि अगर लोगों को एक करना हो तो किसी एक विचार पर एक नहीं हो रहे हैं तो किसी दूसरे से घृणा के आधार पर भी एक कर सकते हैं। लेकिन ये उसका छोटा उद्देश्य था। बड़ा उद्देश्य क्या था? वो ये कह रहा है कि संसार में 2 तरह के नस्ल हैं, अच्छा और बुरा। और फिर उसने ये कहा कि ईश्वर ने हमें क्या कहा है या डार्विन ने क्या कहा है, जीवित रहने का हक किसे है? जो श्रेष्ठ है उसे ही। इसका मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है उन्हें जीवित रहने का बहुत हक नहीं है। क्यों जीवित है? संसार अच्छा केवल तब होगा जब वहां अच्छे लोग रहेंगे।
इस आधार पर इसने साम्राज्य विस्तार को वैध बनाने की कोशिश की। वह क्या कह रहा है? उसने पोलैंड को कहा कि भाई तुम लोग बहुत निकृष्ट लोग हो और भूभाग बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है तुमने, और ये ईश्वरीय विधान के विपरीत हो। अगर निकृष्ट लोग हो तो छोटे से भूभाग में रहो। ज्यादा बड़ा भूभाग किसका होना चाहिए? जर्मन आर्यों का, जो कि उत्कृष्ट है। इसी आधार पर इसने स्लाव जातियों को कहा, जिसने स्लाव जाति यानी जो सर्बिया में है, युगोस्लाविया में है, पूरे पूर्वी यूरोप में, इन सब को भी इन्होंने कहा कि इसने कहा कि आपकी नस्ल भी क्या है? खराब है, इसलिए आपको भी इतने बड़े भूभाग में कब्जा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप बेहतर विधान के लिए ये सारा भूभाग जर्मनी को दे दीजिए। तो दरअसल नस्लीय घृणा के आधार पर वह जर्मनी को व्यापक विस्तार देना चाहता था और उसके लिए एक आधार बनाया। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में किए गए खराब काम को किस नाम पर जायज ठहराया था? कि हम उनको, ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है कि असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं। जबकि ईश्वर भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने कब कहा? कभी तो कहा नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कह के हर जगह अपना शासन चलाया। एक तो इसलिए इसने ऐसा किया, दूसरा यहूदियों से इसकी विशेष समस्या थी। क्यों यहूदियों से विशेष समस्या थी? इससे एक लाभ तो साफ साफ दिख रहा है। दरअसल जर्मनी में बहुसंख्यक हैं जर्मन लोग, अल्पसंख्यक कौन है? यहूदी। कम लोग वहां हैं, और इस अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के कारण क्या हुआ कि हिटलर के लिए बहुत आसान हो गया कि अल्पसंख्यक के विरोध के नाम पर वो सभी लोगों को एकजुट कर ले। यानी अगर जर्मनी के लोग किसी विचार पर एक साथ नहीं आ रहे हैं तो यहूदी से घृणा के आधार पर एक साथ आएंगे। देखिए अब वो क्यों यहूदियों से घृणा कर रहा है? तो एक बात तो ये है कि यहूदी घृणा के आधार पर जर्मन लोगों को एक करना क्या होगा? आसान होगा। दूसरा, यहूदियों के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी। अफवाह क्या है? एक नस्लीय घृणा फैली थी पूरे यूरोप में, और कहा जाता था कि यहूदी विश्वासघाती होते हैं, यहूदी किसी के नहीं होते हैं। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की बहुत घृणास्पद बातें वहां फैली थी। और क्यों ऐसा फैला था? तो यहूदी जहां भी जाते थे वहां उनकी स्थिति ठीक हो जाती थी। तो लोग ये कहते थे कि अगर ये बुरे मस्तिष्क के नहीं है, अगर ये धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो क्यों हमारी उन्नति नहीं हो रही है? क्यों यहूदियों की ही उन्नति होती है? तो लोग अपनी गलती नहीं देख रहे थे। जो भी पिछड़ापन है जर्मनी का, उसका सारा दोष किस पर डाल दिया? यहूदियों पर डाल दिया। और संयोग से वो व्यापार वाणिज्य में बेहतर थे तो उनकी अमीरी दिख भी जाती थी। तो कुछ लोगों से डराकर, घृणा कराकर हिटलर के लिए सभी लोगों को एकजुट करना क्या था? बहुत आसान था। इसीलिए जर्मनी की हर समस्या का दायित्व डाल दिया गया यहूदियों पर। कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी अमीर बने तो इसके लिए आवश्यक है कि यहूदियों को यहां से भगाइए। फिर कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि वर्साय का अपमान दूर हो तो भी यहूदियों के साथ हिंसा करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही और विश्वासघाती लोग हैं। तो दरअसल उसकी घृणा के पीछे एकमात्र कारण यह है कि वह बहुसंख्यक जनता को अपने पक्ष में करना चाहता है। और यहूदियों में कई बड़े लोग हुए ही, जैसे उस समय जर्मनी में ही एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहते थे आइंस्टीन, वो भी यहूदी थे। हिटलर के कारण फिर वो चले गए अमेरिका, क्योंकि हिटलर ने इस तरह की नीतियां वहां अपनाई थी। इसके अलावा आज भी आप पाएंगे कई यहूदी बहुत सफल हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग भी यहूदी है, शायद गूगल का भी जो फाउंडर है उसमें भी एक यहूदी है। पूरी दुनिया में अब तो बहुत ये प्रसिद्ध हो गए। एक देश इजराइल है, वहां भी उन्होंने खूब उन्नति कर ली। तो हिटलर ने इसके खिलाफ घृणा फैलाई। यहां तक तो ठीक है, हिटलर ने जर्मन लोगों को भी नहीं छोड़ा। ध्यान रखना है, जो व्यक्ति बुरा होता है वो सबके लिए बुरा होता है। ये मानना कि वह दूसरों के लिए बुरा होगा ऐसा
नहीं है। इसकी बुद्धि में ही दोष आ गया था हिटलर में। उसे लग रहा था कि वह एक फैंटम राज्य बनाएगा। फैंटम राज्य का मतलब है जो इतना शक्तिशाली होगा कि वह किसी को भी हरा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वर्साय का अपमान बुरी तरह से बैठ गया था और वो किसी भी तरह से उस अपमान से बाहर आना चाहता था। इसलिए इसके मन में घृणा और अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा बढ़ गई। तो इसे लग रहा है कि ऐसा तब होगा जब केवल मजबूत लोग ही जर्मनी में रहेंगे। इसी मजबूत लोगों के कारण इसने महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया, क्योंकि यह मानता क्या है कि महिलाएं मजबूत नहीं है। इसके अलावा यह जर्मनी में स्वास्थ्य परीक्षण कराता था और जो भी बीमार थे, वृद्ध थे, उन सब की हत्या इसने करा दी, लगभग 1 लाख लोगों की। और कहा कि बीमार लोग रह के यहाँ क्या करेंगे, बेकार संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, इनको मुक्ति देने का समय आ गया। महिलाओं को जो शारीरिक रूप से किसी विशिष्ट योग्यता को धारण करते हैं, उन सबको, बीमार लोगों को, सबको इसने मृत्यु दंड दिया, क्योंकि मजबूत जर्मनी होगा तो वह जर्मनी जीतेगा। तो चूंकि यह इतना बुरा व्यक्ति है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।